सुप्रभात बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 विषय हिंदी आरोह गद्य खंड के अंतर्गत आत्मा का ताप नामक पाठ पढ़ेंगे। कौन सा पाठ पढ़ेंगे? आत्मा का ताप नामक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक सैयद हैदर रजा हैं। बच्चों, सैयद हैदर रजा की एक आत्मकथात्मक पुस्तक है और उस पुस्तक का नाम है आत्मा का ताप। यह पाठ उस पुस्तक का एक अध्याय है और इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मधु बी जोशी ने किया है। अब हम सैयद हैदर रजा की जानकारी पर संक्षिप्त प्रकाश डालेंगे। सैयद हैदर रजा का जन्म सन 1922 में मंडला जिले के बावरिया गांव मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु सन 2016 में हुई थी। सैयद हैदर रजा एक अच्छे सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्होंने चित्रकला की शिक्षा नागपुर स्कूल ऑफ आर्ट एवं सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से प्राप्त की थी। भारत में अनेक प्रदर्शनियां आयोजित करने के बाद सन 1950 में ये फ्रांसीसी सरकार की छात्रवृत्ति पर फ्रांस गए और वहां अध्ययन किया। जिन कलाकारों ने आधुनिक भारतीय कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया, उनमें सैयद हैदर रजा का नाम भी सम्मिलित है। इनकी कला में रंगों की व्यापकता तथा अध्यात्म की गहराई है। क्या है? रंगों की व्यापकता तथा अध्यात्म की गहराई है। सैयद हैदर रजा की कला रचना में अर्थात चित्रकारिता में बिंदु का स्थान ज़्यादा दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं इनके जो चित्र हैं उनमें बिंदु का स्थान दिखाई दे रहा है। इनकी अनेक कलाकृतियाँ बिंदु का रूपाकार हैं। सैयद हैदर रजा बिंदु शैली के प्रसिद्ध एवं उच्च कोटि के चित्रकार थे। इन्होंने कला में बिंदु शैली की खोज की थी। अब हम बच्चों आत्मा का ताप पढ़ने के पहले पाठ परिचय या पाठ का सारांश, इस पर हम संक्षिप्त प्रकाश डालते हैं जिससे कि आपको पाठ समझने में आसानी होगी। बच्चों, इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह सैयद हैदर रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना किया, निरंतर संघर्ष किया और सफलता भी प्राप्त की। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत, अपने काम के प्रति पूर्ण ईमानदारी, कठिनाइयों से संघर्ष करना तथा विषम परिस्थितियों में अपना संतुलन बनाए रखना, ये सभी गुण आवश्यक होते हैं। इस पाठ में सैयद हैदर रजा ने चित्रकला के क्षेत्र में अपने प्रारंभिक संघर्षों और सफलताओं के विषय में बताया है। एक कलाकार का जीवन संघर्ष और कला संघर्ष उसकी सृजनात्मक बेचैनी और अपनी रचना मतलब कला में सर्वस्व झोंक देने का जुनून, ये सभी बातें इस पाठ में बहुत ही रोचक ढंग व सहज शैली में उभर कर सामने आई हैं। अब बच्चों, अब हम पाठ समझते हैं। सैयद हैदर रजा नागपुर स्कूल की परीक्षा में प्रथम आए थे। नागपुर महाराष्ट्र में है। 10 विषयों में से 9 विषयों में इन्हें विशेष योग्यता प्राप्त हुई। सैयद हैदर रजा के पिता रिटायर हो चुके थे, इसलिए नौकरी की आवश्यकता थी। इन्हें नौकरी करना आवश्यक था, इसलिए ये गोंदिया में ड्राइंग अध्यापक बन गए।
गोंदिया, यह महाराष्ट्र में है। लेखक को मुंबई में जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए पढ़ने के लिए मध्य प्रांत की सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई। इन्होंने अमरावती के गवर्नमेंट नॉर्मल स्कूल से त्यागपत्र दे दिया। अमरावती, यह भी महाराष्ट्र में है। त्यागपत्र दे दिया और प्रवेश लेने के लिए मुंबई जे स्कूल पहुंचे तो वहां प्रवेश बंद हो चुके थे। जब प्रवेश नहीं हो पाया तो छात्रवृत्ति भी वापस ले ली गई। सरकार ने इन्हें अकोला, यह भी महाराष्ट्र में है, अकोला में ड्राइंग अध्यापक की नौकरी का प्रस्ताव दिया, किंतु इन्होंने वहां जाना पसंद नहीं किया क्योंकि इन्हें मुंबई का वातावरण, मुंबई की गैलरियां अर्थात चित्र प्रदर्शनी की जगह, स्थान, वहाँ के मित्र तथा मुंबई शहर ही इन्हें बहुत पसंद आया। इन्होंने मुंबई में ही रहकर अध्ययन करने का निर्णय लिया। इन्हें एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में डिजाइनर की नौकरी मिल गई और इन्होंने वहाँ कड़ी मेहनत की, बहुत परिश्रम किया और 1 वर्ष में ही स्टूडियो के जो मालिक थे श्री जलील और मैनेजर श्री हुसैन ने इन्हें मुख्य डिजाइनर बना दिया। वहाँ ये बहुत मेहनत करते थे। ये सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यालय में काम करते थे। उसके बाद अध्ययन के लिए मोहन आर्ट क्लब जाते थे। उसके बाद जेकब सर्कल क्या है, जहाँ लेखक के ठहरने की जगह थी, वहाँ जाते थे, वहाँ पहुँचते थे। लेखक सैयद हैदर रजा जेकब सर्कल में रहते थे, जहां भाई के एक परिचित ड्राइवर राल्फ ने, ड्राइवर का नाम क्या है, राल्फ ने अपने कमरे में ही इन्हें रहने के लिए जगह दे दी थी। एक रात लेखक कमरे पर पहुंचे तो देखा कि वहां पुलिस वाला खड़ा था। ये घबराए और पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां पता चला कि ड्राइवर राल्फ की टैक्सी में किसी ने सवारी की छुरा मारकर हत्या कर दी है। अगले दिन लेखक ने स्टूडियो के मालिक जलील साहब को यह पूरी बात बताई तो उन्होंने सैयद हैदर रजा को आर्ट विभाग में एक कमरा रहने के लिए दे दिया। लेखक बहुत ही मेहनत करते थे, देर रात तक काम में लगे रहते थे, पूरी तरह काम को तल्लीन होकर करते थे। कुछ महीनों बाद लेखक को जलील साहब ने अपने चचेरे भाई के यहाँ 6ठी मंजिल के फ्लैट का एक कमरा दे दिया। लेखक पूरी तरह अपने काम में डूब चुके थे और इस मेहनत का परिणाम यह हुआ कि सन 1948 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। इस सम्मान को पाने वाले यह सबसे कम आयु के कलाकार थे। 2 वर्ष बाद इन्हें फ्रांस सरकार की छात्रवृत्ति मिल गई। इनके पहले 2 चित्र नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। इनके जो पहले चित्र थे, 2 चित्र थे, नवंबर 1943 में आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रदर्शनी में प्रदर्शित हुए। उद्घाटन में लेखक को नहीं बुलाया गया क्योंकि इनका नाम ज़्यादा जाना माना नहीं था, इनका नाम चर्चित नहीं था, अर्थात इन्हें कोई नहीं जानता था, इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। अब अगले ही दिन जो समाचार पत्र था द टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें प्रदर्शनी की समीक्षा दी गई थी। चित्रकार रजा ने वह समीक्षा पढ़ी। उसमें कला समीक्षक का जो नाम है रुडॉल्फ वॉन लेडेन, इन्होंने रजा के चित्रों की बहुत ही प्रशंसा की थी। उनका पहला वाक्य था,
पहला वाक्य क्या था? इनमें से कई चित्र पहले भी प्रदर्शित हो चुके हैं और नए चित्रों में कोई नई प्रतिभा नहीं दिखी। हाँ, एस रजा के नाम के एक छात्र के एक दो जल रंग लुभावने हैं, क्योंकि उनमें संयोजन मतलब मेल और रंगों के दक्ष प्रयोग की बहुत ही समझदारी दिखती है। मतलब जो रंगों का प्रयोग किया गया है बड़ी दक्षता एवं समझदारी से किया गया है। लेखक के दोनों चित्र 40-40 रुपये में बिक गए। लेखक का कहना है कि उन्हें एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में 8-10 घंटे रोज काम करने के बाद भी महीने भर में इतना पैसा नहीं मिलता था या इतने रुपए नहीं मिल पाते थे जितने दो चित्रों के बिकने से प्राप्त हो गए। अब चित्रकार रजा की वेनिस अकादमी के प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर से भेंट हुई तो उन्होंने कहा, रजा साहब मुझे आपका काम पसंद आया। इसके बाद वियना के एक कला संग्राहक, उनका नाम क्या है, एमेनुएल स्लेसिंगर, ये इनके काम के बहुत अधिक प्रशंसक बने। प्रोफेसर लैंगहैमर ने काम करने के लिए रजा को अपना स्टूडियो दे दिया। वे द टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्ट डायरेक्टर थे। लेखक रजा दिन में चित्र बनाते थे और शाम को लैंगहैमर को चित्र दिखाते थे तो वे ध्यान से देखते थे तथा विश्लेषण भी करते थे। धीरे धीरे मेरे काम में अर्थात लेखक के काम में निखार आता गया। धीरे धीरे क्या हुआ, जो सैयद हैदर रजा है इनके काम में निखार आता गया। वे इनके चित्र खरीदने लगे। सन 1947 में रजा जे स्कूल ऑफ आर्ट के नियमित विद्यार्थी बन गए, क्योंकि अब नौकरी किए बिना ही रजा अपनी फीस का प्रबंध कर सकते थे। सन 1947 और 48 का समय रजा साहब के लिए बड़ा कठिन था, क्योंकि बहुत सी घटनाएं घटी जिनमें कुछ क्रूर घटनाएं मतलब दुख देने वाली घटनाएं घटी थी। सबसे पहले इनके पास रह रही इनकी मां का निधन हो गया। उसके बाद इनके पिता जो मंडला लौट गए थे उनका निधन हो गया। उसी समय भारत विभाजन की पीड़ा और महात्मा गांधी की हत्या, यह क्रूर घटनाएं थीं। देश एक तरफ उमंग से भरा हुआ था तथा दूसरी ओर देश में उदासी छाई हुई थी। रजा के माता पिता की जब मृत्यु हुई तो इनकी उम्र 25 वर्ष की थी। अचानक जिम्मेदारियों का बोझ इनके कंधों पर आ पड़ा। लेखक उस समय युवा थे। चित्रकारों, लेखकों एवं कवियों की संगति थी। ऐसा लगता था हम पहाड़ हिला सकते हैं। फिर क्या था, रजा ने घटनाओं को स्वीकार किया तथा घटनाओं से बाहर निकलकर रजा अपने काम में तल्लीन हो गए तथा भविष्य बनाने में जुट गए। सन 1948 में रजा श्रीनगर गए, वहाँ चित्र बनाए। उसी समय कश्मीर पर कबीलों ने आक्रमण कर दिया, जिससे कश्मीर में भारी नुकसान हुआ। अब रजा श्रीनगर से आगे बारामूला आ गए। घुसपैठियों ने बारामूला को भी ध्वस्त कर दिया था। रजा के पास कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला का पत्र था, जिसमें कहा गया था कि यह एक भारतीय कलाकार हैं, इन्हें जहां जाना है वहां जाने दिया जाए और इनकी हर तरह से सहायता की जाए। इससे रजा को बहुत मदद मिली। एक बार यह बस में बारामूला से लौट रहे थे तो इन्हें पेंटधारी सहराती, तो शहर में रहने वाला, देखकर एक पुलिस वाले ने उतार लिया। उसने पूछा, कहाँ से आए हो और नाम क्या है? तब इन्होंने बताया, मेरा नाम रजा है और बम्बई से आया हूँ, मतलब मुंबई से आया हूँ
तथा शेख साहब का पत्र बताया तो पुलिस वाले ने इन्हें सलाम किया तथा परेशानी के लिए क्षमा मांगी। श्रीनगर की इस यात्रा में चित्रकार सैयद हैदर रजा की भेंट प्रसिद्ध फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्तिये ब्रेसा से हुई। उन्होंने इनके चित्र देखे और टिप्पणी की। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा, तुम प्रतिभाशाली हो, तुम्हारे चित्रों में रंग है, भावना है, लेकिन रचना नहीं है। चित्र इमारत की तरह बनाया जाता है, आधार, नींव, दीवारें, बीम और छत, तब जाकर वह टिकता है। तुम फ्रांस के प्रसिद्ध चित्रकार सेजा के काम को ध्यान से देखो। ब्रेसा की बात का इन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि मुंबई लौटकर इन्होंने फ्रेंच सीखने के लिए अलियांस फ्रांसे में प्रवेश ले लिया। सन 1950 में फ्रेंच दूतावास के सांस्कृतिक सचिव ने रजा से पूछा, तुम फ्रांस जाकर कला का अध्ययन क्यों करना चाहते हो? रजा ने उत्तर दिया कि फ्रेंच कलाकारों का चित्रण पर अधिकार है। फ्रेंच पेंटिंग मुझे अच्छी लगती है। उसके बाद उन्होंने पसंदीदा कलाकारों के विषय में पूछा। तो सैयद हैदर रजा से पूछा कि तुम्हारे पसंदीदा कलाकार कौन कौन है, उनके नाम क्या हैं? तो सैयद हैदर रजा ने नाम बताए, सेजा, वान गॉग, गोगा पिकासो, मातीस, शागाल और ब्रॉक, इन कलाकारों के नाम बताए तथा राजा ने पिकासो को जीनियस अर्थात प्रतिभाशाली बताया। वह इतने खुश हुए कि 1 वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त होने की बजाय रजा को 2 वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त हो गई। मतलब इन्हें 1 वर्ष की छात्रवृत्ति की बजाय इन्हें 2 वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। रजा सितंबर में फ्रांस के लिए निकले और 2 अक्टूबर 1950 को मार्सेई पहुंचे। इस तरह पेरिस में लेखक का जीवन प्रारंभ हुआ। मुंबई के जीवन में रजा को एक ऊर्जा मिलती थी, काम करने की एक इच्छा थी। लेखक की आत्मा में चढ़ा यह ताप अर्थात जोश सब लोगों को दिखाई देता था। लोग काम करने वालों को हर प्रकार की सहायता देते थे। लेखक पाठ के अंत में अपने कुटुंब के लोगों को संदेश देते हुए कहते हैं कि वे परिश्रम करें तो उन्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है। चित्रकला व्यवसाय नहीं है, वह तो अंतरात्मा की पुकार है। इसमें कुछ प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करना पड़ता है। लेखक रजा ने ऐसी लगन, ऐसा परिश्रम जहरा जाफरी में देखी, जो पूरे समर्पण के साथ दमोह शहर के आसपास के ग्रामीणों के साथ काम करती है। रजा ने उन्हें फ़ोन किया कि वह दमोह में क्या कर रही हैं। अभी जो नाम सामने आया है जहरा जाफरी, यह बहुत मेहनत करती थी। तो लेखक ने उन्हें फ़ोन किया उनका हालचाल जानने के लिए कि वह दमोह में क्या कर रही हैं। अब इसके आगे लेखक युवा मित्रों को यह संदेश देना चाहते हैं कि कुछ घटने और पाने के लिए हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठना चाहिए। यह आलस्य है, मूर्खता है, अकर्मण्यता है। उठो और कुछ कर्म करो, संघर्ष करो। रजा कहते हैं कि संपन्न परिवारों के बच्चे संघर्ष करना ही नहीं चाहते हैं, जबकि उनमें अनेक संभावनाएं उपस्थित रहती हैं। उनके पास साधन उपलब्ध होते हैं, जबकि जिनके पास साधन नहीं होते हैं वे हम जैसे लोग बेचैन होकर काम किया करते हैं, काम किए जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि जीवन में जो कुछ भी है वह तनाव के कारण है, अर्थात संघर्ष के कारण है। मतलब जो कुछ भी है वह संघर्ष के कारण है। कहने का आशा यह है कि जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो संघर्ष जरूरी है, परिश्रम आवश्यक है। लेखक कहते हैं कि बचपन
जीवन का पहला चरण एक जागृति का चरण होता है। लेखक के बम्बई वाला दौर मतलब मुंबई वाला दौर जागृति का चरण ही था। लेखक सैयद हैदर रजा ने बहुत संघर्ष किया। उनके सामने अनेक समस्याएं थीं जिनका सामना किया। किराया देना, फीस देना, अध्ययन करना, काम करना, माता पिता के न रहने पर जटिलताएं और भी बढ़ गई थीं, किंतु लेखक रजा ने संघर्ष किया और सफलता प्राप्त की। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आगे बढ़ने के लिए संघर्ष बहुत ज़रूरी है, जोश ज़रूरी है, उत्साह ज़रूरी है। इसलिए हमें ईमानदारी से अपने काम में मेहनत करना चाहिए। सफलता अवश्य मिलती है। तो बच्चों, इस तरह यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।